we will discuss the most important drama. Name is The Way of the Word by William Congreve. हम जिस ड्रामे को आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम. इसकी समरी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं. और ये इस ड्रामे का नाम है द वे ऑफ द वर्ड. लिखने वाले हमारे ऑथर हैं, जिन्हें जो ड्रामाटिस्ट हैं उनका नाम है विलियम कॉन्ग्रेव. तो अब हम शुरू करते हैं. मेरे सभी स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए. साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं. अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि हम किस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बना करके प्रेजेंट करें. ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. समरी ऑफ द ड्रामा द वे ऑफ द वर्ड बाय विलियम कॉन्ग्रेव. ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने आपके लिए दोनों तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, समरी के तौर पर भी, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपको इसी तरह नोट डाउन करना है. आप जिस तरह से इसको नोट डाउन करेंगे इन एग्ज़ाम, तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो एग्ज़ामिनर है वो ये चाहता है कि हमारा स्टूडेंट ईजी लैंग्वेज में हमें अपनी बात को समझा ले जाए, इंग्लिश में ही. तो आपको मैंने पूरी कोशिश की है अपनी वीडियोस में कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या मेरे जो अपने ऑडियंस है वो इस चीज़ पर ध्यान दे कि मैं उनके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में और हिंदी बाइलिंगुअल यानी कि मैं आपको समझाते हुए चलती हूँ, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझें कि आप पढ़ क्या रहे हैं. इंग्लिश को रटना नहीं है, बल्कि हमको उसको स्टडी करना है, हमें उसको समझना भी है. इनसाइट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इन्हेंस करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके चलिए अब शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. समरी ऑफ द वे ऑफ द वर्ड. William Congreve's The Way of the Word 1700 is considered the finest example of restoration comedy of manners. विलियम कॉन्ग्रेव की ये ड्रामा जिसका नाम है द वे ऑफ द वर्ड 1700 में इसको लिखा गया, ये पूरी तरीके से पूरा हुआ और ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स का. तो रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स का ये एक एग्जाम्पल के तौर पे इस ड्रामे को लिखा था विलियम कॉन्ग्रेव ने. It portrays the intrigues, love affairs, and witty exchanges of aristocratic society while satirizing its obsession with wealth, reputation, and marriage. ये चित्रित करता है या ये चित्रण करता है इस ड्रामे के द्वारा. पोर्ट्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ का चित्रण करना. ये चित्रण करता है उन सारी मिली जुली चीज़ों का या उन सारी चीज़ों की एकाग्रता का जिसमें थोड़ा प्यार भी है, मोहब्बत भी है, और हम बात करेंगे बुद्धिमत्ता की. बुद्धिमत्ता भी है कि किस तरह से जो हमारी अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है, मतलब जो हमारी धनी सोसाइटी जिसके पास पैसा है, जो पैसे वाली सोसाइटी है, वो कैसे बदल जाती है अपने बुद्धिमत्ता के बल पर, और किस तरीके से वो पल पल बदल करके अपने फैसले चेंज करती है. जबकि इसमें सटायर भी किया गया है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, रेपुटेशन है और शादी है, यानी वो शादी भी बनाते हैं, रेपुटेशन भी रखते हैं और वेल्थ, अपने धन को भी नहीं जाने देते अपने पास से. तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इस पे सटायर किया गया, बहुत ज़्यादा इस पे मतलब व्यंग कसे गए हैं. ये था विलियम कॉन्ग्रेव का द वे ऑफ द वर्ड, जिसका हमने यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये रूप में आपको दिया है. नेक्स्ट पैराग्राफ अगर आपको मेंशन करना होगा तो आप इस पैराग्राफ को लिखिएगा. द सेंट्रल प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड मिराबेल. इसका सेंट्रल प्लॉट यानी इस ड्रामे का सेंट्रल प्लॉट पूरी तरीके से घूम रहा है मिराबेल नाम के कैरेक्टर के आगे पीछे. मिराबेल हमारे यहाँ का क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पाइग्नेंट कैरेक्टर है इन दिस ड्रामा. A clever young gentleman who is in the love with Millamant, a fashionable and witty heiress. जो कि एक बहुत ही चालाक और एक यंग जेंटलमैन है जो प्यार करता है मिलामेंट के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा, मिलामेंट कैसी है, बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल और बहुत ही मतलब बुद्धिमान उत्तराधिकारी है. बहुत ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल है, विटी है, चालाक है, इसको ये भी कह सकते हैं. तो वो इस तरह की उत्तराधिकारी है. मिराबेल wants to marry her not only for affection but also to secure her large fortune. मिराबेल चाहता है उससे शादी करना, लेकिन वो सिर्फ शादी ही नहीं करना चाहता, वो केवल ये भी चाहता है कि वो उसके अफेक्शन में उसकी जो एक बहुत बड़ा उसके भाग्य में जो पैसा लिखा हुआ है वो पैसा भी वो उसका सिक्योर कर सके. मतलब उसके भाग्य को भी वो बड़े पैमाने पर सिक्योर कर सके, और साथ ही वो उससे शादी ही नहीं बनाना चाहता बल्कि उसके फ्यूचर को भी लार्ज स्केल पर सिक्योर करना चाहता है. However, Milament's fortune is under the control of her aunt
लेकिन मिलामेंट की जो आंटी हैं, जो उनकी जो है मतलब आंट है, लेडी विशफोर्ड जिनका नाम है, तो लेडी विशफोर्ड जो हैं वो सारे पैसे को, उनके सारे फॉर्च्यून को क्या करे हुए हैं, कंट्रोल किए हुए हैं, उसके सारे भाग्य को ही वो कंट्रोल किए हुए हैं। लेडी विशफोर्ड कौन है? वो उसकी आंटी हैं। किसकी? आपका जो मिलामेंट है, जो लड़की है मिलामेंट, उसकी आंटी लेडी विशफोर्ड है, जो कि उसके फॉर्च्यून को पूरी तरह कंट्रोल किए हुए हैं। Who detest Mirabelle and wishes to prevent their marriage at all cost। आगे आपसे बोला जा रहा है कि हु डिटेस्ट मेराबेल जो कि हर कीमत पे, उसकी इच्छा है उससे शादी बनाने की, लेकिन वो हर कीमत, वो तो ऑल कॉस्ट पे चाहता है कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन वो उसके धन को भी बचाना चाहता है, उसको भी प्रिवेंट करना चाहता है, अपनी बिलव्ड मिलामेंट को भी। लेडी विशफोर्ड प्लान्स टू मैरी मिलामेंट टू सर विलफुल, ए नेव कंट्री जेंटलमैन। लेडी विशफोर्ड एक प्लान बनाती है कि मिलामेंट की शादी सर विल्फुल से कर दी जाए, जो कि उसी कंट्री का एक अच्छा जेंटलमैन व्यक्ति है। ठीक है, तो लेडी विशफोर्ड जो उसकी आंटी है, वो मिलामेंट की शादी सर विल्फुल से करना चाहती है, जो कि उसकी कंट्री का एक जेंटलमैन और पैसे वाला आदमी है। वो किसी दूसरे से करना चाहती हैं। वो बिल्कुल भी मिलामेंट को पसंद नहीं करती, मिराबेल को पसंद वो बिल्कुल नहीं करती, इसलिए वो मिलामेंट को उससे दूर करना चाहती है। ऐसे समझिए अब आप इसको। To win Lady Wishfort's approval, Mirabelle devises an elaborate scheme। उस लेडी विशफोर्ड का दिल जीतने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए मिराबेल थोड़ा सा अपनी योजनाएं बनाता है। किस तरह की योजनाएं? He pursues his servants Betwell to secretly marry Foible। वो अपने ही खुद के नौकर को, जिसका नाम बेटवेल है, उसको चुपके से फॉबल से शादी करने के लिए मना लेता है। अच्छा, जिससे वो शादी करने के लिए, जिसका नाम फॉबेल है, उससे क्यों मना रहा है? क्योंकि लेडी विशफोर्ड्स की मेड है। वो औरत कौन है? वो लड़की कौन है? वो लेडी विशफोर्ड की नौकरानी है या उसका ख्याल रखती है। तो वो अपने ही नौकर, जिसका नाम बेटवेल है, उसकी शादी फॉबेल के साथ इसलिए करवाना चाहता है, इसलिए करवा देता है कि लेडी विशफोर्ड की वो मेड है। एंड देन डिस्कस हिमसेल्फ एज ए वेल्थी सूटर टू ट्रिक लेडी विशफोर्ड। ऐसा उसको लगता है कि जितना उसके पास पैसा है, अगर वो ये ट्रिक आजमाएगा तो लेडी विशफोर्ड उस पर भरोसा करने लगेंगी। दिस प्लान इज इंटेंडेड टू पुट लेडी विशफोर्ड इन ए कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन। इस योजना के तहत लेडी विशफोर्ड जो थी वो कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइजिंग यानी समझौते की पोजीशन में आ जाएंगी, और इस तरह से मिराबेल की शादी मिलामेंट के साथ हो जाएगी, फोर्सिंग हर टू कंसेंट टू मिराबेल्स मैरिज विद मिलामेंट। तो मतलब क्या है? वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि वो लेडी विशफोर्ड को ये चाहता था कि उनकी नौकरानी के साथ उनका नौकर शादी कर लेगा तो एक बार वो उनके घर में एंट्री पा जाएगा, फिर उसके बाद वो लेडी विशफोर्ड को अपने लिए मना लेगा, और अगर देखा जाए तो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में वो उनको दबाव दे करके या उनकी सहमति दबाव में पा करके मिराबेल जो है वो मिलामेंट से शादी बना लेगा। ऐसा उसका अपना खुद का प्लान था। अब आगे क्या होता है इस प्लान में? Meanwhile, a subplot develops with Fanal and Mrs. Marwood। तभी इसी बीच में एक नई कहानी आ जाती है कि उन्हीं के कुछ रिलेटिव्स थे जिनका नाम था फैनर एंड मिसेस मारवुड। फैनल, who is married to Lady Wishfort's daughter, is secretly having an affair with Mrs. Marwood। फैनल क्या काम करता है कि लेडी विशफोर्ड की बेटी से शादी बना लेता है, और चुपके से जो उसका लव अफेयर चल रहा था मिसेस मारवुड के साथ में चल रहा था। Together they conspire to seize control of Lady Wishford's wealth by blackmailing her with threats of scandal। अब यहाँ पर जो हमारा कौन है? फैनल है। फैनल ये कॉन्स्पायरेसी रचता है कि वो लेडी विशफोर्ड के धन के लिए उनको ब्लैकमेल करेगा, और उनकी धमकियों में आकर के वो उसके नाम पे अपनी सारी वेल्थ जो है वो लिख देंगी, यानी वो वेल्थ सारी उठा करके किसको दे देंगी? फैनल को दे देंगी। इसलिए वो उनकी बेटी, जिसका नाम था लेडी विशफोर्ड की बेटी जो है आपकी, ये ना आपकी लेडी विशफोर्ड डॉटर इज सेक्रेटली हैविंग एन अफेयर विद मिसेस मारवुड, और जबकि चुपके से जो है मारवुड के साथ में वो जो है क्या कर रहा है? लव अफेयर बना रहा है। और शादी किसके साथ करना चाहता था? शादी करना चाहता था लेडी विशफोर्ड डॉटर के साथ में, उसने शादी बना ली थी। अब ये देखिए कि एक तरफ उसकी वाइफ कौन है? लेडी विशफोर्ड की बेटी है। तो इसलिए वो इस तरीके की चीज़ें कर रहा था। एक ऐसी कॉन्स्पायरेसी उसने रची ताकि लेडी विशफोर्ड की सारी दौलत उसके कब्जे में आ जाए और वो उनको ब्लैकमेल करे, और साथ ही वो उनको धमकियाँ भी दे रहा था।
अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो हो गया उनकी बेटी का मामला, भाई सब उसकी वेल्थ के पीछे पड़े हैं लेडी विशफोर्ड की। द हाईलाइट ऑफ द प्ले इज द फेमस प्रोविजो सीन्स where Mirabelle and Millamant openly negotiate the conditions of their marriage। यहाँ पर इस प्ले में हाईलाइट किया गया वो फेमस सीन जिसका नाम है प्रोविजो सीन, जहाँ पर मीराबेल और मिलामेंट खुलकर बात करते हैं और अपनी अपनी शादी के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर। मिलामेंट इंसिस्ट ऑन प्रिजर्विंग हर इंडिपेंडेंस एंड सोशल फ्रीडम इवन आफ्टर मैरिज। मिलामेंट जोर देकर कहती है कि वो शादी के बाद भी उतनी ही आज़ादी पसंद है जितना कि वो आज है, तो मैं तब भी इतनी आज़ादी से रहूँगी और मुझे सोशल फ्रीडम भी पूरी तरीके से चाहिए शादी के बाद। ठीक है, ये कौन कह रहा है? मिलामेंट कह रही है मिराबेल से। वाइल मिराबेल एक्सेप्ट हर टर्म्स विद ह्यूमर एंड अफेक्शन, उसी पर मिराबेल उसकी सारी शर्तें क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को, और उसकी जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस थी उन सबको एक्सेप्ट करते हुए उसको उसके साथ हंसी मजाक और अफेक्शन दिखाता है। This scene reflects Congress' progressive attitude toward marriage, portraying it as a union based and on equality and mutual respect rather than mere financial convenience। ये सीन रिफ्लेक्ट करता है कांग्रेस के उस प्रोग्रेसिव एटीट्यूड की तरफ कि शादी के बाद जो लेडीज़ बदल जाती हैं अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड, तो उनको बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो वैसे ही रहेंगी जैसा कि वो अनमैरिड लाइफ अपना स्पेंड कर रही थी। तो यहाँ पर ये भी दिखाने की कोशिश की गई, इसको पोर्ट्राइंग किया गया कि ये समानता की बात है और इसमें एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, फाइनेंशियल कन्वीनियंस है दोनों के बीच में। तो फिर क्या ज़रूरत है? फाइनेंशियल कन्वीनियंस से ज़्यादा उनका म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी था, और ये एक जेंडर में इक्वलिटी की बात को यहाँ पर दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहे हैं? कांग्रेस दिखा रहे हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पैराग्राफ इज द इन द क्लाइमैक्स मिराबेल क्लेवरली outmaneuvers Fanna's plot by producing legal documents that secure Lady Wishfort's property and reputation। और लास्ट में क्लाइमैक्स में मीराबेल काफ़ी चालाकी के साथ में फैनॉल का जो प्लॉट था उसको पूरी तरीके से फेल कर देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवा देता है लेडी विशफोर्ड की प्रॉपर्टी के, और उनका रेपुटेशन इस तरह से बच जाती है। किसकी? लेडी विशफोर्ड की। नहीं तो सारी दौलत किसने कब्जाने का इंतज़ाम कर लिया था? फैनॉल्स ने। फैनॉल कौन है? जो उनकी बेटी का जो उनकी बेटी का मतलब जो था वो हस्बैंड था। तो उसने क्या किया था कि वो एक कॉन्स्पायरेसी करके इनकी सारी दौलत को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन मीराबेल क्योंकि बीच में था, जो कि उनकी जो है जो उनकी नीज़ है उसके साथ में शादी बनाना चाहता था मिलामेंट के साथ। तो मीराबेल यहाँ पर चालाकी से सारी प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स बना लेता है और लेडी विशफोर्ड की प्रॉपर्टी उसके रेपुटेशन को सिक्योर कर देता है। ग्रेटफुल एंड रिलीव्ड, लेडी विशफोर्ड फाइनली एग्रीज टू मिराबेल्स मैरिज विद मिलामेंट। इस सब के बाद तो लेडी विशफोर्ड जो थी वो बहुत ज़्यादा आभारी हो जाती है मिराबेल की, और मिराबेल की शादी मिलामेंट के साथ में करने के लिए वो एग्री हो जाती है। द प्ले concludes with wit triumphing over deceit and true love succeeding despite social and financial obstacles। ये पूरा ड्रामा, ये पूरा प्ले हमें ये दिखाता है कि किस तरह बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उसने जितनी भी चालें उसके खिलाफ चली जा रही थी उस पर जीत हासिल की मिराबेल ने, और सच्चे प्यार को कोई भी नहीं मतलब हरा पाया उनका क्योंकि जो था वो ट्रू लव था, तो इसलिए उनको सक्सीडिंग भी मिली, यानी उनको सफलता मिली, और साथ ही समाज ने और फाइनेंशियल उनको सपोर्ट भी दिया, सोसाइटी का भी सपोर्ट मिला और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला। सिर्फ किसकी बदौलत? मीराबेल की होशियारी की वजह से, क्योंकि मीराबेल इसमें सबसे ज़्यादा क्लेवर और समझदार दिखाया गया, विटी पर्सन दिखाया गया। उसी ने इस तरीके से करके अपने जो फेवर में था वो सारे डिसीज़न करवा लिए लेडी विशफोर्ड से। अल्टीमेटली द वे ऑफ द वर्ड इज़ मोर देन जस्ट ए रोमांटिक कॉमेडी। अगर निश्चित रूप से अगर हम देखें तो द वे ऑफ द वर्ड अपने आप में रोमांटिक कॉमेडी से कहीं ज़्यादा एक ड्रामा है। इट इज़ ए शार्प कमेंट्री ऑन द हाइपोक्रासी, ग्रीड एंड वैनिटी ऑफ रिस्ट्रेशन सोसाइटी वाइल ऑल्सो प्रेजेंटिंग ए मोर मॉडर्न एंड रियलिस्टिक व्यू ऑफ लव एंड मैरिज। ये बहुत ही शार्प कमेंट्री के साथ में इस हाइपोक्रासी और लालच के ऊपर बना हुआ है, जिसमें वैनिटी ऑफ रिस्ट्रेशन सोसाइटी को भी दिखाया गया है, जबकि अगर हम देखें तो मोर मॉडर्न यानी कि जो वास्तविक रूप से देखें तो आधुनिकता को प्रदर्शित करते हुए और प्लस प्यार और शादी की रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाते हुए इस नाटक में, इस ड्रामे में बहुत ही शार्प कमेंट्री की गई है। जिसने अगर बात की जाए दूसरी तरफ
बैड वर्च्यूज़ की तो हाइपोक्रासी, ग्रीड और वैनिटी को जो समय पर थी उस ज़माने में, रेस्टोरेशन सोसाइटी जो थी आपकी, तो उसको एक साइड में रख करके बल्कि मॉडर्न एरा की तरफ बढ़ते हुए इस ड्रामे को दिखाया गया है। ओके, ये था आपका द वे ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामा बाय विलियम कॉन्ग्रेव। अगर आपकी समरी समझ आ गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए इस वर्क को भी जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये समरी जल्दी से आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो हमारे चैनल पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे वो कहीं आपको किसी भी चैनल पर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं। ओके, चलिए इसी के साथ मैं एक बात फिर से आपको याद दिला दूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ताकि आपके लिए हम और अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरह से अपलोड करते रहें। और हाँ, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि जिस पर वीडियो बनाकर हम अपलोड करें, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।